गो। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन लिखो गाइस। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, पढ़ पा रहे हो तो? 2 चिल्ड्रेन are to be selected or are selected at random. Describe the events. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डिस्क्राइब द इवेंट्स। बीट 1 पहला इवेंट दे रखा है, तो इवेंट को डिस्क्राइब करने का मतलब बेटे आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, है ना। रोस्टर फॉर्म में उसके सारे आउटकम्स को, फेवरेबल आउटकम को लिखना होगा। अगर सैम्पल स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए बोले तो ऑल पॉसिबल आउटकम को लेके जो सेट बनता है उसी को सैम्पल स्पेस बनते हैं। तो सैम्पल स्पेस को रोस्टर में खाली लिखना होता है। तो इवेंट दैट बोथ द सिलेक्टेड चिल्ड्रेन, both the selected children are girls। बेटे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम बार बार यूज करें, सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्टेड। तो सिलेक्शन में हाँ, ऑर्डर नहीं मैटर करता सिलेक्शन में। आप सबको पता है कि राम गोपाल, गोपाल राम, सेम सिलेक्शन। ओके, तो अलग अलग अरेंजमेंट लेकिन सेम सिलेक्शन। बी दे रखा है इवेंट दैट the selected group अच्छा, कल मैं कैसे कर रहा था? डायरेक्ट आपको फोटो कहीं से दिखा रहा था क्या, या फिर लिख रहा था ऐसे? कल कुछ तो जल्दी करने की कल राइटिंग कर रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है। इवेंट दैट द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ बेटा पढ़ पा रहे हो? कंसिस्ट ऑफ 1 boy and 1 girl, 1 boy and 1 girl। and bit 3 C is equal to event that at least 1 boy is selected, at least 1 boy is selected। तो हमें खाली इवेंट को डिस्क्राइब करना है, और इवेंट डिस्क्राइब करने के बाद ये सवाल का आंसर भी देना है कि व्हिच ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हिच ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सवाल ये है व्हिच ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसको करने के बाद उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे तीनों इवेंट्स का, एंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिलहाल तो शुरू करेंगे अभी, राइट। पहले एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? कि दो चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। और किन में से सिलेक्ट करना है कि हमारे पास 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स अवेलेबल है, इनमें से 2 चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको पहले क्या करना होगा, उनको नेमिंग कर देना होगा, राइट। लेट द 2 बॉयज बी B1 B2, और 3 गर्ल्स है, मानो उनका नाम क्या है, G1 G2 G3। हाँ, तो अभी दो को सिलेक्शन करना है। तो सैम्पल स्पेस पहले मुझे बताओ क्या क्या होगा बेटा। 2 बॉयज 3 गर्ल्स है तो यस, हाँ। तो बॉय 1 के साथ आप बॉय 2 को सिलेक्ट कर सकते हो, बॉय 1 के साथ गर्ल 1 को सिलेक्ट कर सकते हो, बॉय 1 के साथ गर्ल 2 को सिलेक्ट कर सकते हो, बॉय 1 के साथ गर्ल 3 को सिलेक्ट कर सकते हो। बेटा बॉय 2 के साथ ऑलरेडी बॉय 1 को सिलेक्ट कर चुके हो ऑलरेडी। तो मैंने ट्रिक बताया था, आगे आगे चलना है। ट्रिक याद है? पीछे नहीं, आगे देखना है। यस सर। तो B2 G1, B2 G2, B2 G3। हाँ यस Sir, if it is not set to describe, then we can directly write 5C2. Yes. Direct what? हाँ yes, of course. 5C2. Yes. Number of possible outcome डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, अगर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके बताते हो, वेरी गुड। बट इधर क्वेश्चन के हिसाब से हमें इवेंट डिस्क्राइब करना हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने बोला है तो इसके लिए मार्क है।
तो बिट्टू G3। अच्छा G1 के साथ पीछे अभी नहीं देखोगे क्योंकि पीछे G1 के साथ इन दोनों को कर चुके हो, आगे चलोगे G1 G2 G1 G3। भाई जहां पर नहीं समझ पा रहे पूछोगे। हाँ बेटे G2 को और पीछे नहीं देखोगे, G2 G3, ठीक है बस Yes. खत्म। G3 के आगे और कोई नहीं है, G3 सबके साथ हो चुका है सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो कुल मिला ये सारे पॉसिबल सिलेक्शंस, 2 बच्चों का सिलेक्शन आपका बनेगा। और आप देख सकते हो सिलेक्शन है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए मैंने B1 B2 लिखा हूँ। कहीं पर B2 B1 फिर से लिखा हूँ क्या? नहीं, क्योंकि सिलेक्शन है। अगर अरेंजमेंट होता तो अलग बात होता, B1 B2 B2 B1 भी लेना पड़ता। सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 बच्चों का, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो अच्छा बेटे कितने आप पॉसिबल आउटकम देख पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। eight, अच्छा मैं अगर ये सारे आउटकम ना लिख के डायरेक्ट भी काउंट कर सकता हूँ, कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे? ऑब्वियसली so 5C2. 5C2, क्योंकि बेटा अभी मेरे पास यहाँ पर 5 बच्चे हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं, सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो कितने ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5C2, राइट? Sir, yes, sir. So हाँ। the probability will be 3C2 by 5C2. यस 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 ऑफ कोर्स। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, याद है ना भाई? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल टू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. व्हाट अबाउट द बॉयज? बॉयज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। बॉयज Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया सैम्पल स्पेस, ठीक है। अच्छा तो सैम्पल स्पेस अगर पूछा 1 मार्क के लिए तो ये लिखोगे, इसके लिए 1 मार्क मिलेगा। इसमें से अगर कोई एक छोड़ दिए हो बेटे 0 मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। और उसके बाद इवेंट लिखेंगे। पहला इवेंट मुझे बताओ, खुद बताओ भाई, रेस्पॉन्ड करो, खुद खुद करो। Yes, sir. मुझे बताओ ये क्या Sir, रखा है? हाँ 3 बोथ, by 2. हाँ बोथ द सिलेक्टेड चिल्ड्रेन आर गर्ल्स, दोनों के दोनों गर्ल्स। तो ऐसे कौन से फेवरेबल आउटकम है जो कि ये इवेंट को फेवर करते हैं? कौन से आउटकम ऐसा अकर होंगे तो हमारा इवेंट अकर हो जाएगा जिनमें दो G1, गर्ल्स है ना? Yes, sir. हाँ हाँ So तो ये G1, G2, G1, G3, G2, G3. यस। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस। तो 2 वो बोल रहा है कि इवेंट है 2 गर्ल्स सिलेक्ट, मतलब जो दोनों के दोनों बच्चे गर्ल होना चाहिए। तो यही 3 आउटकम ऐसे हैं जो कि इस इवेंट को फेवर करते हैं, क्योंकि यही 3 आउटकम में दोनों के दोनों गर्ल है, बाकियों में नहीं। तो दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धड़ाक से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। हमें निकालने के लिए पूछा नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर ही देते हैं। एक्चुअली पूछा नहीं है तो नहीं कैलकुलेट करना, कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर नहीं पूछा है तो Yes. निकालो, मार्क नहीं मिलेगा। क्या होता है बेटे? कार्डिनलिटी ऑफ ए बाई Yes, sir. ए का कार्डिनलिटी कितना है बेटे? So 3। 3C2. चलिए बेटे क्लियर। Yes. Yes, sir. अच्छा बिना ये इवेंट लिखे, मतलब इवेंट को बिना रोस्टर में लिखे हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. हाँ, Yes. क्योंकि 3 गर्ल्स है, हमें अगर दोनों के दोनों गर्ल्स सिलेक्ट करना है, दोनों के दोनों गर्ल्स सिलेक्ट करना है, तो ये 3 गर्ल्स में से ही सिलेक्ट करेंगे। तो 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं? सिलेक्ट, तो 3C2 है ना? Yes, क्लियर? sir. Yes. 3C2 इज इक्वल टू व्हाट? 3। क्लियर? Yes. बस आगे चलते हैं। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? 3। हाँ Yes, sir. ओके। इवेंट बी बताओ, इवेंट बी बताओ। बी में क्या क्या एलिमेंट रहेंगे, क्या क्या आउटकम रहेंगे? बी क्या Sir, बोला है? 1 boy, 1 girl. 1 बॉय 1 गर्ल। तो जिसमें 1 बॉय 1 गर्ल है, ये मैं अलग सा Yes. कलर पेन ले आता हूँ। 1 बॉय 1 गर्ल, 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 1 बॉय 1 गर्ल। क्लियर और नॉट? 1 बॉय 1 गर्ल। तो Yes. इनको लेके एक सेट बना दोगे, ठीक है? वही हो जाएगा आपका सेकंड इवेंट। खुद कर लोगे? अच्छा Yes, sir. अच्छा, ये अगर मुझे ये काउंट करना होता बिना रोस्टर फॉर्म में लिखे, अगर मुझे काउंट करना होता कि एक बॉय एंड एक गर्ल का सिलेक्शन में कितना बना सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है बेटा आपके पास अभी कितने बॉयज़ हैं? 2 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं। 2C1 into 3C1. यस 3C1। तो आपके Yes. पास ये बंदे अवेलेबल है, और आपको 2 सिलेक्ट करना है। ऐसा सिलेक्शन करना है कि उस सिलेक्शन में एक बॉय रहेगा, एक गर्ल रहेगा। तो आप सिंपली क्या करोगे? 2 इवेंट में काम करोगे। पहला इवेंट में एक बॉय सिलेक्ट कर दोगे,
तो दो बॉयज है, उनमें से एक बॉय कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं, 2C1। वो करने के बाद 3 गर्ल्स में से एक गर्ल भी सिलेक्ट कर दोगे। दोनों इवेंट होने के बाद आपका एंटायर टास्क कंप्लीट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2C1 इंटू 3C1। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो बॉयज का 2C1 नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल है और एवरी सिलेक्शन के साथ गर्ल्स का 3C1 नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल है। तो टोटल ऐसे दो बच्चों का कितने सिलेक्शन बनेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, ये 2 × 3 6। क्लियर? तो Yes, sir. हाँ, तो बेटे इसका प्रोबेबिलिटी खुद कर लोगे। बिट 3 आते हैं। बिट 3 क्या पूछा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, राइट? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय मतलब क्या होगा बेटे कि देखो बेटे, दो तरह से इसको आप समझ सकते हो। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय को दो तरह से समझ सकते हो। एक कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 तो हो सकते हैं ना, क्योंकि दो ही तो सिलेक्ट करें। तो बोला है कम से कम एक बॉय होना चाहिए, मतलब एक बॉय या फिर एक बॉय से ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन एक से कम बॉय नहीं होना चाहिए। तो सीधा बात है कि दोनों के दोनों गर्ल नहीं होने चाहिए, काम खत्म। क्योंकि दोनों के दोनों अगर गर्ल हो जाते हैं उनमें बॉय नहीं आता है बिल्कुल, हमें तो कम से कम एक बॉय चाहिए। तो ये तीनों को छोड़ के बाकी सारे आउटकम में कम से कम एक बॉय है कि नहीं, इसमें 2 बॉय हैं, इसमें एक बॉय, एक बॉय, एक बॉय। Yes, sir. ठीक है, तो बस आ गया। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों को लेके जो आपका सेट बनेगा दैट विल बी सी। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. ओके। अब सवाल आता है कि काउंट कैसे करें। अगर हमें मतलब अगर डायरेक्ट 1 मार्क में पूछा जाए कितने ऐसे ले सकते हैं कि उनमें एटलीस्ट एक बॉय रहे, मेरा बात समझ रहे हो, एटलीस्ट एक बॉय रहे। Yes, sir. ये आता है बेटे पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बात, कि हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, 2 चिल्ड्रेन का सिलेक्शन बनाना है और कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 बॉय रहना चाहिए। तो वही बात है, इधर इसको करने के लिए 2 तरीके हैं, लेकिन मैं इजी तरीका बताता हूँ। पहले तो देख लेते हैं कि ये टोटल हम कितना 2 बच्चों का सिलेक्शन बना सकते हैं। टोटल बेटे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से 2 बच्चों का कितने सिलेक्शन बना सकते हैं, 5C2। लेकिन हमें जो सिलेक्शंस चाहिए उनमें कम से कम एक बॉय रहना चाहिए। तो कौन से सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए, जिनमें दोनों के दोनों गर्ल हो। तो देखते हैं ऐसे कितने सिलेक्शन हम बना सकते हैं जिनमें दोनों के दोनों गर्ल हो। बेटे 3 गर्ल में से 2 गर्ल कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं, 3C2। तो टोटल इतने सिलेक्शन बना सकते हैं, उनमें से इतने सिलेक्शन अननेसेसरी सिलेक्शन है। ठीक है, तो माइनस कर दो जो बचेगा उतने सिलेक्शन में। अरे एवरीबॉडी गॉट इट? ये होता है 10 Yes. माइनस ये होता है 3 7। ठीक है, तो अच्छा ये कैलकुलेशन कब इजी होगा, अगर आपको डायरेक्ट अगर मालूम है ये करना, तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दिया है तो आप ये पूरा इसको लिख के ऐसे करके टाइम वेस्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट आप खाली अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है, अगर इवेंट डिस्क्राइब करने के लिए बोला है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी सवाल है इनमें से कौन कौन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अच्छा बेटे, बिना इन इवेंट को देख के हम बता सकते हैं, मतलब बिना इनको रोस्टर में देख के क्या हम बता सकते हैं कि नहीं ये तीनों में से कौन कौन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। 2 इवेंट तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। अगर एक होता है तो दूसरा नहीं होता है, अगर वो होता है तो ये नहीं होता है। हाँ, याद है ना, देयर इंटरसेक्शन इज 5। Yes, sir. तो बताओ इनमें से कौन से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, पहले बताओ ए बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि नहीं, जरा चेक करो। Sir, A and B. Yes, sir. A and B. And B, क्योंकि ए में क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों गर्ल होने चाहिए, Yes, sir. So B, 1 girl, 1 boy. बी 1 बॉय 1 गर्ल। तो भाई मानो अगर इवेंट ए अकर होता है, इवेंट ए कब अकर होगा, जब दोनों के दोनों गर्ल आते हैं तब इवेंट ए अकर होगा। तो देखो उस टाइम में इवेंट बी कभी भी अकर नहीं होगा, क्योंकि बी क्या बोलता है कि एक बॉय एक गर्ल होना चाहिए। मतलब ए जब अकर होगा बी अकर नहीं होगा, उसी तरह बी अकर होने से ए भी अकर नहीं होगा, क्योंकि बी क्या बोलता है एक बॉय एक गर्ल होना चाहिए। तो अगर आपका आउटकम में एक बॉय एक गर्ल हो तो बी अकर हो जाएगा, लेकिन उस टाइम में ए अकर नहीं होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं तो आप रोस्टर को देख के बता सकते हो। एवरीबॉडी गॉट इट? बेटे ए एंड सी को जरा देखो, ए एंड सी को जरा देखो, ए एंड सी। ए बोल रहे हैं क्या बेटे, दोनों के दोनों गर्ल होने चाहिए, दोनों के दोनों गर्ल होने चाहिए, दोनों के दोनों गर्ल होने चाहिए, जबरदस्ती। सी क्या बोल रहा है,
कम से कम एक बॉय उनमें होना चाहिए, कम से कम एक बॉय होना चाहिए। मतलब इवेंट सी तभी अकर होगा, इवेंट सी तभी अकर होगा जब आपका ये जो दो बच्चों का सिलेक्शन में कम से कम एक बॉय आए, एक या फिर दोनों के दोनों बॉय आए, तब जाके इवेंट सी अकर होगा। लेकिन इवेंट ए कब अकर होगा? जब दोनों की दोनों गर्ल होंगे। तो बताओ ए सी कभी एक साथ अकर हो सकते हैं? कभी एक साथ अकर हो सकते हैं? No, sir. नो राइट। नो सर। क्योंकि अगर दोनों के दोनों गर्ल आ जाते हैं तो उनमें बॉय तो बिल्कुल नहीं है, तो सी अकर नहीं होगा। अगर कम से कम एक बॉय उनमें आ जाता है तो दोनों के दोनों गर्ल भी नहीं होंगे, तो ये अकर नहीं होगा, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी सी को जरा देखो, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? बी कब अकर होगा? जब एक बॉय एक गर्ल कंपलसरी होंगे, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। बी। Yes, sir. सी कब अकर होता है? जब कम से कम एक बॉय आ जाता है। तो जरा इमेजिन करो, मानो आपका इवेंट बी अकर हो गया। इवेंट बी कब अकर होता है? जब एक बॉय एक गर्ल। तो मानो आपका सिलेक्शन में एक बॉय एक गर्ल है, तो भाई सी तो भी अकर हो जाता है कि नहीं? क्योंकि सी क्या बोल रहा है? कम से कम एक बॉय रहना चाहिए, है ना एक बॉय उसमें? अरे है ना एक बॉय उसमें? तो सी अकर हो Yes, गया sir. ना? तो दे कैन अकर साइमल्टेनियसली, वो एक साथ हो पा रहे हैं। इसका मतलब दे आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, दैट्स इट। तो कौन कौन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? ए बी एंड ए सी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। दूसरा बात है कि आप सेट से भी ये जो रोस्टर फॉर्म को देख के भी ये, तो हम तो ये लॉजिक लगा के किए है ना, हम जो लग किए वो लॉजिक बोलते हैं। तो लॉजिक लगा के करने से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। लेकिन आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो रोस्टर देख के करोगे। ठीक है, तो ए बी एंड ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयर इंटरसेक्शन इज फाई, that is to say they have no common outcomes or they cannot happen simultaneously. clear? अच्छा, अब सवाल है, यस सेट का एक सवाल करते हैं। अच्छा बेटा, मज़ा आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. यस सर। यस। तो सवाल है कि लेट, देखो मिक्स कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी का अब सेट करते हैं। लेट ए एंड बी, ताकि आपको एक चैप्टर में बोर होना हो जाओ। लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स, इसको इधर लिखता हूं, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई एंड ए यूनियन एक्स, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन Yes, एक्स sir. फॉर सम सेट x, कोई सेट x के लिए ऐसा हो रहा है, सो दैट a इज इक्वल टू, सर वो बात दो बार सेट लिख लिया आपने, सम सेट। फॉर, अच्छा फॉर सम सेट x। अब ये सवाल को हमने भी किए थे जब आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को दो तरीके से हमने किए थे, आपको याद होगा। जैसे एक ट्रेडिशनल तरीका है कि अगर ए बी को इक्वल दिखाना है तो हमें ए को बी का सबसेट एंड बी को ए का सबसेट दिखाना होता है। अगर ए बी एक दूसरे का सबसेट हम दिखा दिए तो हो गए दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो ट्रेडिशनल है। और एक मेथड में भी किए थे, कितनों को याद है वो मेथड? एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट मेथड? बेटे यही कंडीशन को लेके करना है। क्लियरली देखो बेटे, एक कंडीशन ये दे रखा है, ठीक है, गिवन दैट ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। और क्या कंडीशन दे रखा है? ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव। अच्छा, ये प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्लियर? तो Yes, sir. डायरेक्ट आपको मैं विजुअली याद दिलाना चाहता हूँ। विजुअली याद कर लो, विजुअली याद कर लोगे तो जल्दी याद आ जाएगा। मानो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो बेटे ए यूनियन बी क्या है? ये पूरा ए यूनियन बी होता है ना, जिसमें ए बी का सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। मतलब ए यूनियन बी ऐसा सेट है जिसमें ए बी का सब सारे एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। मतलब ए बी में अगर कोई एलिमेंट है तो ए यूनियन पे पक्का होगा, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो बेटे फिगर देख के मुझे याद करके बताओ कि सेट ए को अगर मैं ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या है सेट ए एंड ए यूनियन बी के बीच में कॉमन क्या है?
डायग्राम देखो, सेट ए सेट ए itself, set A itself. Why? Because each and every element of set A is there in A union B or not? A union B में Yes. तो A and this ये दोनों के बीच में कॉमन पूरा का पूरा सेट A नहीं हो जाएगा? So their intersection is set A ना, कॉमन सेट ना, मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? यस हाँ, B इंटरसेक्शन A यूनियन B क्या होगा? B होगा। सेट बी। अच्छा, सबको याद आया? Yes, sir. यस ओके, बस। दूसरा बात है बेटे, मैं आपको याद दिला दूं, लेट मी रिमाइंड यू कि अगर दो सेट के बीच में अगर एक सेट दूसरा का सबसेट होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो याद करो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? छोटा सेट ए मिलेगा। Yes, sir. अगर दोनों के बीच में यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा सेट बी मिलेगा। याद आ रहा है? Yes, sir. यस जाहिर सी बात है, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो दोनों में कॉमन पूरा का पूरा सेट ए आ जाता है, इसीलिए देयर इंटरसेक्शन इज ए। और अगर दोनों को यूनियन करते हैं, बेटे देखो ए का एवरी एलिमेंट तो बी में भी है, तो जब इसका यूनियन सेट लिखेंगे तो बी के सारे एलिमेंट लिखने के बाद ए के एलिमेंट को फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ए का सारे एलिमेंट ऑलरेडी आप लिख चुके हो, बी में है। जब यूनियन करोगे, यूनियन कैसे करते हैं? ए बी का दोनों का सारे के सारे एलिमेंट को लेके एक सेट बना देते हैं। तो उस सेट में जब आप बी के एलिमेंट को ऑलरेडी रख चुके हो, ए के एलिमेंट को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ए का एलिमेंट हो चुका है, रिपीट नहीं करते एलिमेंट, तो यूनियन भी कर। तो आप देखो बेटा, आप सबको याद है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना, क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट यूनियन बी होता है। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा भाई? आंसर छोटा सेट ए होगा कि नहीं? यस ओके, आगे चलते हैं। तो ये सवाल कर लेते हैं। बस, तो पहले तो हमें क्या कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में? उसने दे रखा है, ये कंडीशन को लेकर चलते हैं। पहला कंडीशन उसने दे रखा है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, राइट? सो गिवन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, क्लियर? और Yes. मुझे दिखाना है कि ए इज इक्वल टू बी। तो बड़े मैं अभी इसका मदद लूंगा, और इसका मदद लेने के लिए मैं एक काम करूंगा, दोनों एक स्टेप में क्या करूंगा, मैं दोनों साइड में सेट ए का इंटरसेक्शन करूंगा। दे आर द सेम सेट, दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों के एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों को सेट ए के साथ इंटरसेक्शन कराऊंगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सेम सेट, सेम दोनों के साथ सेम चीज कर सकता हूँ। तो अभी मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या होगा भाई? ए को ए यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा? सेट ए आ जाएगा, राइट? Yes, sir. सेट ए आ जाएगा, क्योंकि ए यूनियन एक्स में पूरा का पूरा सेट ए कॉमन है, इज इक्वल टू। बेटे इधर देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन अपना सामान लेके बी के पास गया, फिर अपना सामान लेके एक्स के पास आएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स, और बीच में कौन रहेगा? यूनियन रहेगा, है ना? यस और आप सबको पता है उसने दे रखा है कि क्वेश्चन में कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई, सो ए इंटरसेक्शन एक्स इज फाई, राइट? गिवन। तो भाई फाई के साथ कोई भी सेट को यूनियन करो, क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना। यस मैंने आपको एक ट्रिक बताया था बेटे, यूनियन को एडिशन के तरह अगर याद कर लो तो ये याद रह जाएगा बेटे। कोई भी, और फाई को जीरो के तरह अगर याद रखो हो जाएगा बेटे। कोई भी नंबर में जीरो ऐड करो तो क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है। Yes, sir. उसी तरह कोई भी सेट को फाई से यूनियन करो, वही सेट मिलता है। और मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन की तरह अगर याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है बेटे। कोई भी नंबर को जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है? जीरो मिलता है। उसी तरह कोई भी सेट को जब फाई के साथ इंटरसेक्ट करेंगे क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। क्लियर? यस ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, बस। यस हाँ, तो बेटे फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिला? इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन 1। अब इक्वेशन और एक काम करेंगे कि दोनों साइड में ए को इंटरसेक्ट किए थे, अभी क्या करेंगे? दोनों साइड में
किसको करेंगे? बी को इंटरसेक्ट करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। यस उसने अंदर रखा है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो दोनों साइड में बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब भाई इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाल दो, बी इंटरसेक्शन ए, बीच में रहेगा यूनियन, फिर क्या होगा? बी इंटरसेक्शन एक्स। बी को बी यूनियन एक्स के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? पूरा का पूरा सेट बी मिल जाएगा, राइट? बिकॉज दोनों में पूरा का पूरा बी कॉमन है। क्लियर? याद है? नहीं पढ़ा था यस बेटे? बी इंटरसेक्शन एक्स तो फाई दे रखा है उसने, फाई गिवन है, तो ये फाई है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? बी हो गया। देयरफॉर बी इज इक्वल टू, बेटे कोई भी सेट को फाई के साथ यूनियन करोगे वही सेट मिल जाएगा, बी इंटरसेक्शन। एंड बी इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी भी वही है, बिकॉज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, राइट? Yes, sir. तो बी क्या मिल गया? ए Yes. इंटरसेक्शन बी मिल गया, इक्वेशन 2। बट इक्वेशन 1 से मिला था ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन 2 से मिला बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। सो फ्रॉम 1 and 2 what? A is equal to B. Everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है, आगे चलते हैं। Yes, sir. यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट रुको, मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल दूँ। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ऑन दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन तो निकाल दो। हाँ यस, दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है कि देयर आर, नहीं हाँ, देयर आर, ये कितना नंबर वाला सवाल है? 3। 3. हाँ, यस 3. there are 15 points in a plane। एक प्लेन में 15 पॉइंट है। यह है परमुटेशन का सवाल। एक प्रोबेबिलिटी का किए, एक सेट का किए, अब एक परमुटेशन का करेंगे, ठीक है? देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच ओनली 6 आर इन ए स्ट्रेट लाइन। 15 पॉइंट प्लेन में है, 15 पॉइंट ऐसे करके 15 पॉइंट है, लेकिन वो 15 पॉइंट में से 6 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन में। आई होप यू गेट इट, राइट? सवाल है पहला बिट यस Yes, sir. कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स कैन बी मेड। कितने डिफरेंट स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं, पहला सवाल। तो आई एम गिविंग यू सम टाइम, फाइंड आउट द आंसर। 15 पॉइंट है, उनमें से 6 पॉइंट एक लाइन पर है, तो ये जो पॉइंट स्पेस में जो 15 पॉइंट है, सॉरी मतलब प्लेन में जो 15 पॉइंट है, उनमें से 2-2 पॉइंट को जोड़ के हम कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट। भाई देखो इधर, देख रहे हो सर? Yes, sir. हाँ, तो सही तुम्हारा आंसर 91 आया, राइट? Yes, sir. और कितनों का आंसर 91 आया? ओके, मेरा बात सुनो। स्पेस में सॉरी स्पेस बोल रहा हूँ, प्लेन में 15 पॉइंट है, उनमें से 6 पॉइंट एक लाइन में, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, 6 एक लाइन में है और बाकी सब इधर उधर है, ठीक है ना? इधर उधर है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? बाकी कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये 6 पॉइंट स्ट्रेट लाइन। तो मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है। अच्छा बेटे, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होता है? 2 पॉइंट की, राइट? राइट, यस ओके। यस Yes, sir. मानो एक पॉइंट का नाम है ए, दूसरा पॉइंट का नाम है बी। भाई ए बी के थ्रू अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, क्या ए बी एक स्ट्रेट लाइन, बी एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे क्या? सेम No, स्ट्रेट लाइन sir. होता है ना? ए बी बी ए सेम स्ट्रेट लाइन, राइट? ए बी स्ट्रेट लाइन, बी ए स्ट्रेट लाइन, दे आर द सेम स्ट्रेट लाइन। Yes, sir.
तो इसका मतलब है मुझे अगर कितने स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूँ काउंट करना है, तो ये 15 पॉइंट में से 2-2 पॉइंट का सिलेक्शन करूंगा। क्या करूंगा? सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन क्यों करूंगा? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ए बी बी ए दे आर द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो मुझे अगर कितने स्ट्रेट लाइन बनाना है मुझे कैलकुलेट करना है, तो 15 पॉइंट में से 2-2 पॉइंट का सिलेक्शन करूंगा। 15C2। एवरीबॉडी गॉट इट नाउ सो फार? Yes, sir. लेकिन जरा सोचो, ये जो 6 पॉइंट एक लाइन में है ना, मानो इनका नामकरण में कर देता हूं PQRSTU। जरा इमेजिन करो, आप ये जो 15C2 नंबर ऑफ सिलेक्शन बनाए हो, मतलब 15C2 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाए हो, उनमें से PQ एक बना दिए होगे। PQ एक स्ट्रेट लाइन है, QR एक स्ट्रेट लाइन बना होगे। मैं पहले बताता हूँ, PQ, PR, PS, PT, PU एक एक सिलेक्शन बनाए होगे। QR, QS, QT, QU ये भी एक एक सिलेक्शन बनाए होगे। RS, RT, RU ये भी सिलेक्शन बनाए होगे। ST, AU सिलेक्शन बनाए होगे। TU सिलेक्शन बनाए होगे। लेकिन ये सबको बार बार क्यों काउंट कर रही हो? तो एक ही स्ट्रेट लाइन है ना, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट नहीं पूछ रहा है। दिस इज आस्किंग अबाउट स्ट्रेट लाइन। दिस इज आस्किंग यू कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, लाइन सेगमेंट नहीं। तो PQ स्ट्रेट लाइन जो होगा, PR स्ट्रेट लाइन भी वही है, PS स्ट्रेट लाइन भी वही है, PT स्ट्रेट लाइन, PU स्ट्रेट लाइन, RS स्ट्रेट लाइन, RT दे आर द सेम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। गेट माय पॉइंट सोफा? यस सर। तो आप इनको रिपीटेडली काउंट कर रहे हो, आप इनको रिपीटेडली बार बार काउंट करो, जबकि एक ही बार उनको काउंट करना था। इनको लेके बस एक ही स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो बेटे PQRS से जो 6 पॉइंट है, इनमें से 2-2 का कितने सिलेक्शन बनाए हो पहले गिनती कर लो। 6 से 2 इतना नंबर ऑफ सिलेक्शन किए हो, राइट? यस सर। लेकिन ये सी जो इतने नंबर ऑफ सिलेक्शन किए हो, इसको मतलब इतने नंबर ऑफ सिलेक्शन में एक ही बार लेना चाहिए था, राइट? यस सर। तो एक काम कर लेते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं, है ना? इतने सिलेक्शन को माइनस कर लेते हैं। बेटे माइनस करने के बाद क्या करेंगे, उनको एक स्ट्रेट लाइन बना के फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन भी तो जोड़ना है ना भाई। जब आप पूरा 6C2 माइनस कर दिए, तो इनको लेके बनता हुआ सारे स्ट्रेट लाइन चले गए। मतलब इनको लेके बनता हुआ जो स्ट्रेट लाइन जिसको बार बार काउंट किए थे, आपने माइनस कर दिए। इतने बार अननेसेसरली एक स्ट्रेट लाइन को काउंट किए थे, लेकिन पूरा तो चले गए ना। तो लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो है ना, एक ही बार ऐड करेंगे। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. यस तो फिर मुझे इतना बार बोलने के लिए क्यों बोल रहे हो? हो गया तो समझ में आ गया, तो आगे चले। देखिए क्वेश्चन में रुके क्या। Yes, sir. हाँ, तो ये 6 पॉइंट में से जो 2-2 का सिलेक्शन लिए थे, बेटे यही तो हम करते हैं। मैं आपको खाली याद दिलाता हूँ, यही तो करते हैं। मानो बेटे हम क्या करना चाहते हैं, मानो राम गोपाल दोनों को एक करके काउंट करना चाहते हैं। मानो हमारे पास 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से 2 बंदों को एक बंदा करके काउंट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, मानो 10 बालक हैं, 10 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट है, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, तो कितना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 10 में से पहले वो दोनों को निकाल दो, फिर उनको एक करके जोड़ दो। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तो करते हो। तो कितना हो जाता है? Yes, sir. 9 ऑब्जेक्ट हो जाता है। बिल्कुल वही, ये जो सारे स्ट्रेट लाइन को बार बार गिनती कर रहे थे, दे आर द सेम स्ट्रेट लाइन, इसलिए सबको निकाल दो। कितने बार टोटल काउंट किए थे निकाल दो। लेकिन निकाल दिए, लेकिन एक बार फिर से एक जोड़ना होगा, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं तो चला जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, सवाल किधर गया, 30 किधर गया, हाँ, यस। हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड विथ 2? हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड? कितने ट्रायंगल बना सकते हैं बेटे? ये क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक परमुटेशन का खाली सवाल करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ, यस बताओ। So by using the above data, ये सब डाटा वही 15 पॉइंट है, उनमें से 6 पॉइंट एक लाइन पर है, तो उनको लेके कितने ट्रायंगल बना सकते हैं?
ଖାଲି ଟୋଟାଲି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଛାଡ଼ साइलेंट बसको जो कौन जाने पढ़ रहे हो मतलब स्क्रीन देख रहे हो कि इसको छोड़ के क्या और कुछ कर रहे हो या फिर पूरा वेट कर रहे हो सर जब बताएंगे हम खाली सुन लेंगे खुद नहीं कर रहे हो सर हाँ 15C3 minus 6C3 वेरी गुड 15C3 माइनस 6C3 कितनों का हो गया अबे गधों ट्रायंगल बनाने के लिए जो 15 एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट की जरूरत होता है 3 पॉइंट की जरूरत होता है ना हैं 3 पॉइंट का सिलेक्शन जरूरत होता है कि अरेंजमेंट जरूरत है एबीसी ट्रायंगल जो है बीसीए ट्रायंगल अलग है क्या एक ही ट्रायंगल है ना अरे एक ही ट्रायंगल है ना एबीसी बीसीए सीए भी एक ही ट्रायंगल है तो 15 पॉइंट में से 3-3 पॉइंट का सिलेक्शन कर लेते हैं पहले क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3-3 पॉइंट की जरूरत होता है तो 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट को कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं 15C3 लेकिन गधों देखो इधर ये जो 6 पॉइंट लाइन में हैं ये 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट को लेके अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो दैट इज नॉट ए ट्रायंगल ये जो PQRSTU मैंने एक लाइन पर रखा हूँ इनमें से आप कोई भी तीनों को लेके अगर एक ट्रायंगल बना रहे हो दैट इज नॉट ए ट्रायंगल बिकॉज दे आर ऑन ए सेम दे आर कोलिनियर PQR इज इट ए ट्रायंगल QRS इज इट ए ट्रायंगल QST इज इट ए ट्रायंगल नो सर तो इनको गिनती कर दियो ना बट दे आर नॉट ट्रायंगल्स तो माइनस कर दो ना तो इसका मतलब वही 6 पॉइंट में से 3-3 पॉइंट का कितना सिलेक्शन बना सकते हैं 6C3 और इतना अननेसेसरी सिलेक्शन आप बना दिए थे जो कि ट्रायंगल नहीं है तो निकाल दो जो आंसर है दैट इज योर फाइनल आंसर एवरीबॉडी गॉट इट लेट्स मूव ऑन ओके yes sir ओके Yes, बस खाली क्वेश्चन करेंगे एक मिनट सवाल निकालने दो यस क्वेश्चन नंबर 24 ये हमारा कितना नंबर का सवाल है तो 3 Sir, नंबर ये four. 4 नंबर ये 4 4 नंबर का सवाल है तो, अच्छा 4 अच्छा तो सवाल है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स सबको पता है हाउ मेनी वर्ड्स with two different vowels and 2 different consonants can be formed from alphabet अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ सुनो अल्फाबेट मतलब क्या होता है बेटा इंग्लिश अल्फाबेट क्लियर फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट Yes, sir. नॉट अरबिक yes sir नॉट ग्रीक अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट सुनो एक चीज को हजार डिफरेंट वे में बोला जा सकता है राइट जैसे कि मैं आपको सपोज लिमिट समझा रहा हूँ तो क्या लगता है कि दुनिया के सारे टीचर वैसे ही लिमिट समझाते हैं कोई टीचर और एक तरह से समझाता है कोई टीचर और एक तरह से समझाता है डिफरेंट टीचर डिफरेंट वे में समझाते हैं डिफरेंट वर्डिंग यूज़ करते हैं कोई हंसी मजाक में पढ़ाता है कोई सीरियस होकर पढ़ाता है कोई मतलब पूरा मतलब डेप्थ में चला जाता है डिफरेंट चीज़ें होता है डिफरेंट होता है लेकिन सब मतलब सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं बच्चों का पार्टिसिपेशन जरूरत होता है इसका कारण क्या है बताए क्योंकि देखो सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन अभी समझाया तो मैं क्या किया मुझे तो ये समझ में आ गया है ना आई नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन मुझे तो पता है ये क्वेश्चन कैसे होगा तो मुझे क्या करना है बस आपको ट्रांसलेट करके मेरे थॉट को ट्रांसलेट करके आपकी तरफ पहुंचाना है तो मैं पहुंचा दिया मेरे हिसाब से पहुंचा दिया अभी आप में से बहुत सारे होंगे पकड़ लिए समझ गए बहुत अच्छा कुछ वो पकड़ नहीं पाए लेकिन उधर पूछे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा आपको पूछे नहीं क्योंकि हमारा थॉट को तो हम एक इंसान है आई एम ए ह्यूमन बीइंग मैं मेरा थॉट को एक्सप्रेस किया अगर आप मुझे पूछोगे कि सर इस यहाँ पर फिर से थोड़ा ये क्या किए बताइए तो मैं क्या करूँगा उसको दूसरे तरह से फिर से समझाऊंगा ताकि वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाए और दूसरों का भी वहाँ पर पक्के तौर पे और डाउट क्लियर हो जाए मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली Yes, sir. ये Sir, हाँ यस बताओ 440. so 5C2 plus 21C2 5C2 into 21C2 21 सीटें हाँ फिर Sir, why C2? Sir, C2.
नो P0 P2 C2 बताओ। देन फिर इतना बार अगर रह गए वार्ड बनाना है गधों। अबे वार्ड बनाना है, चारों को लेके वार्ड बनाना है। 4 फैक्टोरियल कौन मल्टीप्लाई करेगा? यस सर। गधों 4 फैक्टोरियल कौन मल्टीप्लाई करेगा? लिसन ए भाई देखो इधर हाँ। मैंने आपको क्या बताया था, जो पूरा टास्क है उसको कुछ इवेंट में भाग कर दोगे, ठीक है। मैं आपको छोड़ दूंगा भाई, डोंट वरी अबाउट इट। मैं थोड़ा सा टाइम हो गया, क्या करें, मैथमेटिक्स में समझाते टाइम हो जाएगा ना। मैं बोला था आधा घंटे में छोड़ ठीक दूंगा, है सर। लेकिन को मैं क्या करूँ, थोड़ा समझाते टाइम हो जा रहा है। 2 क्वेश्चन में छोड़ दूंगा क्या? अच्छा सुनो, तो आपको मैंने बताया था कि पूरा टास्क को कुछ इवेंट में भाग कर दो, है ना। ये इवेंट कितनों में हो सकता है, उसके बाद ये इवेंट कितनों में हो सकता है, उसके बाद ये इवेंट में कितने बाद हो सकता है, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन। तो पहले टास्क क्या है वो समझ लेते हैं। उसने बोला है कि 2 भावेल एंड 2 कॉन्सोनेंट, 2 डिफरेंट भावेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट को लेके वर्ड बनाना है। मेरे बात समझ रहे हो? तो मानो 2 भावेल में ले रहा हूँ, मानो ए ही भावेल 2 ले रहा हूँ और कॉन्सोनेंट 2 ले रहा हूँ बेटा, सी एफ 2 कॉन्सोनेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा वो तो खाली कलेक्शन करने के लिए नहीं बोला है ना, वार्ड बनाने के लिए बोला है। तो AECF को लेकर सिर्फ वही अकेला वार्ड होगा क्या? इनको अगर जंबल करूं, इनको अगर अरेंज करूं डिफरेंट वे में, अलग अलग वार्ड बनते जाएंगे। 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वार्ड बनेंगे इनको लेके। Yes, sir. 4 फैक्टोरियल नंबर वार्ड बनेंगे। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 4 फैक्टोरियल वेज। वेल, तो हमें जो टास्क दिया गया है हम इसको 3 इवेंट में करेंगे। पहले सर ने बोले हैं कि बेटे मुझे 2 भावेल 2 कॉन्सोनेंट का वार्ड बना के दे। तो पहले तो 2 भावेल सिलेक्ट करेंगे, पहले 2 भावेल चुनेंगे। पहले लेट्स सिलेक्ट 2 भावेल्स। बेटे 5 भावेल है, 2 भावेल कितनों में सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C2 में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये काम हो गया, 2 भावेल आपके पास अवेलेबल हो गया, कोई सा 2 भावेल आपने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट भी सिलेक्ट करोगे। बेटे 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट 21C2, अरे समझ रहे हो ना, 21C2 में सिलेक्ट कर सकते हो। यस सर। यस सर। अभी आपके पास 2 कॉन्सोनेंट भी हो गए, 2 भावेल आ गए थे, 2 कॉन्सोनेंट भी आ गए। बस अभी वार्ड बनाना है। वार्ड बनाने के लिए क्या करोगे, उनको जंबल करोगे, डिफरेंट अरेंज करोगे। तो अभी 4 जो लेटर आपके पास है उनको अरेंज करके कितने वार्ड बना सकते हो? 4 फैक्टोरियल वार्ड बना सकते हो, है ना। मेरे बात समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत कितने वार्ड बनेंगे? इतने वार्ड बनेंगे। आई होप यू गेट इट। यस Yes, सर। हाँ, सर पूछो। ये जो व्हाट्सएप बनेंगे सर, सब क्या 4 लेटर वाले होंगे? ऑब्वियसली सर 3 नो, 3 लेटर वाले कैसे होंगे? आप क्या किए, 2 भावेल लिए, 2 कॉन्सोनेंट लिए, फिर वो चारों को उलट पुलट करके वर्ड बनाए, तो 4 फैक्टोरियल हुआ ना, मतलब 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किए ना, तो सारे 4 लेटर वाले वर्ड बन जाएंगे। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? ओके। यस सर। हाँ, Yes. यस सर। वेरी गुड। ये स्टोरी बिल्कुल बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 भावेल का सिलेक्शन इतनों में हो सकता है, और 2 भावेल का हर सिलेक्शन को 2 कॉन्सोनेंट का 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट के इतने सिलेक्शन बन सकते हैं, और हर 2 भावेल का सिलेक्शन को ये सारे भावेल, ये जो सारे 2 कॉन्सोनेंट के सिलेक्शन के साथ हम पेयर कर सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो सारे 4 का मतलब 4 का जो ग्रुप बन रहा है वो सबको अपने अंदर में 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं, फिर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। हर एक सिलेक्शन को 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल इतने सिलेक्शन है, तो कितनों में अरेंज कर सकते हैं, कितने टोटल अरेंज बना सकते हैं, 10 × 4 फैक्टोरियल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं, चले बेटे, चलो आज इतना ही करते हैं। लिसन, एवरीबॉडी गॉट इट, गॉट एवरीथिंग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस। हाँ, तो बेटे रिगोरस प्रैक्टिस करो। अच्छा हाँ, लास्ट को सुनो, और बाकी 6 मिनट है। एक खाली नया चीज़ हम पढ़ लेंगे जो कि एंट्रेंस के लिए, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर एंट्रेंस, नॉट फॉर आपका दिस एग्जाम। क्लियर? ओनली फॉर एंट्रेंस। क्लियर? खाली पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जाओगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो देख लो भाई खाली बेटे। तो आपको मैंने बेटे इनइक्वालिटी चैप्टर जो पढ़ा रहा था, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे, प्योरली लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे। लीनियर इनइक्वालिटी में हमने ये भी आपको सिखाया था, रेसिप्रोकल को लेके इनइक्वालिटी सिखाया था, स्क्वायर को लेके इनइक्वालिटी सिखाया था। लेकिन अभी देखेंगे कि
लॉग एंड एक्सपोनेंशियल को लेके इनइक्वालिटी। क्लियर? तो इनइक्वालिटी, एवरीबॉडी लिसनिंग, Yes, sir. इनइक्वालिटी Yes, sir. Yes, sir. inequality involving exponential and logarithm। तो इसको समझाने के लिए मैं खाली एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि पूरा थ्योरी में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगा और लिखेंगे चीज क्या हो रहा है। ठीक है, देखो बेटे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम जो फंक्शन होता है उसमें सबसे मेजर पार्ट कौन प्ले करता है बेटे? जो बेस, जो ए प्ले करता है मेजर पार्ट, क्योंकि आपको याद है कि बेस का वैल्यू जो ए होता है, जो बेस, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। एंड बोथ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के लिए जब ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो एक ग्राफ बनता है, जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो और एक ग्राफ बनाए थे, अरे याद है ना? तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम में बेस का वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेस का वैल्यू जो ए है उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि बेस ए 0 नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा एंड 1 भी नहीं होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो केस 1 ले रहे हैं, केस 1 जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटे 2 टू द पावर 3 कितना है? 8। Yes, sir. 2 टू द पावर 5 कितना है? 32। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3, राइट? और बेस यहाँ पर हमने क्या लिया? व्हाट इज द बेस हियर? बेस इज 2 ग्रेटर देन 1, पहला केस वाला ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर Yes. बेस ग्रेटर। Yes, sir. तो देख सकते हो 2 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3 एंड कॉन्सिक्वेंटली आप देख सकते हो कि 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, दोनों का जो पावर है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और ऐसा कब होगा? जब एक्सपोनेंट, सॉरी, जो बेस जब 1 से बड़ा होगा। आगे देखेंगे जब बेस 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इससे Yes, क्या sir. पता चला कि अगर आपका बेस अगर 1 से बड़ा है तो अगर a टू द पावर x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y, देन डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन y। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लॉगरिथम को भी लेके देखते हैं, लॉगरिथम को भी लेके देखते हैं। व्हेन a इज ग्रेटर, एक काम कर लेते हैं, यही केस 1 के अंदर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथम लिखते हैं। तो पहले तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। लॉग बेस 2 8 क्या है इसका वैल्यू बेटे? 3 है। 3. Sir, 3. 3, sir. लॉग बेस 2 32 कितना होगा? 5. 5 है ना, 2 टू द पावर। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो कि log 2 32 इज ग्रेटर देन log बेस 2 8। log बेस 2 32 का वैल्यू 5 है एंड log बेस 2 8 का वैल्यू 3 है। 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब दिस इज ग्रेटर देन। एंड कॉन्सिक्वेंटली आप देख सकते हो 32 इज ग्रेटर देन 8। देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. और ऐसा कब होगा? जब बेस ग्रेटर देन 1। क्लियर? इधर बेस देखो 2 लिया था, ग्रेटर देन 1 लिया था। Yes, sir. तो इधर से क्या पता चला ना, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, log ax अगर ग्रेटर देन log ay हो रहा है एंड अगर ये केस 1 के अंडर में आ रहा है, ये ग्रेटर देन 1 के अंडर में आ रहा है, तो इस सिचुएशन में x विल बी ग्रेटर देन y। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बस ये गया। अब आते हैं केस 2 जहां पर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, Yes, तो एक एग्जांपल ले जाते हैं, a का वैल्यू 0.1 ले जाते हैं। ठीक है, 0.1 इज बिटवीन 0 एंड 1, राइट? 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01। 0.01. 0.1 का क्यूब क्या होता है? So 0.001.
क्या बेटा आप देख पा रहे हो कि 0.1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.1 का क्यूब? क्या आपको दिख रहा है? दिस इज ग्रेटर देन दिस इज, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है ये छोटा है। बट अगर उनका एक्सपोनेंट को देखो तो इसका एक्सपोनेंट 2, इसका एक्सपोनेंट 3, 2 इज लेस देन 3। Yes, sir. वेल तो हमारे पास अभी क्या मिला ना, जब बेस a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, अगर a टू दी पावर x इज ग्रेटर देन a टू दी पावर y, तो जो एक्सपोनेंट उनके बीच में रिलेशन क्या आएगा? x इज लेस देन y। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अभी आते हैं लॉगरिथम के ऊपर। Yes, sir. लॉगरिथम को लेके चलते हैं बेटे। लॉग बेस वही एक a इज इक्वल टू 0.1 लेते हैं, बेस 0.1 में ले रहा हूं और इधर नंबर लिख रहा हूं 0.01। क्या होगा आंसर? इजंट इट 2? बिकॉज 0.1 का स्क्वायर 0.01। लॉग 0.1 और ये 0.001 ले रहा हूं, क्या होगा आंसर? इजंट इट 3? Yes, Yes, sir. sir. क्या आपको दिख रहा है कि log 0.1 बेस 0.001 इज ग्रेटर देन log 0.1 बेस 0.01? क्या आप देख पा रहे हो? इधर इसका Yes, वैल्यू sir. 3 है, इसका Yes, वैल्यू 2 है, देख पा रहे हो? Yes, बट sir. जिसका लॉगरिथम ले रहे हो अगर उसको देखो, जिसका लॉगरिथम ले रहे हो अगर उसको देखो, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? उलट जा रहा है राइट? इज लेस देन। Yes, sir. तो इधर हमें एक नतीजा मिला। क्या नतीजा मिला? एक मिनट, किधर गया रे? हाँ, यस। क्या मिला ना, ये एक मिला, उसके साथ और क्या मिला ना, लॉग बेस ए एक्स अगर ग्रेटर देन लॉग बेस ए वाई, और अगर केस ये केस के अंडर में अगर बेस ए अगर लेस देन ए बिटवीन 0 एंड 1 होता है, तो क्या होगा बेटा? उलट जाएगा एक्स वाई के बीच में रिलेशन। क्लियर? एवरीबॉडी इज Yes, पेइंग sir. अटेंशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको लेके कुछ और नतीजे भी निकलते हैं, तो नतीजा पहले लिख लेते हैं इधर, उसको लेके और क्या नतीजे निकलते हैं? रिमेंबर व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब बेस a ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर? याद रखो केस 1। अगर log a x का वैल्यू अगर मानो सम नंबर मानो लेट्स से ग्रेटर देन सपोज सम नंबर है, क्या लेते हैं, सम नंबर b ले जाते हैं, ठीक है? मानो log a x इज ग्रेटर देन b। क्लियर? Yes, sir. तो बड़े याद रखो x विल बी ग्रेटर देन a टू दी पावर b। याद रखो इधर x रहेगा और इधर a जाके इस साइड में क्या हो जाएगा? a टू दी पावर b हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, और ये कब होगा? जब बेस है ग्रेटर देन 1 है। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? Yes, yes, sir. ओके, तो Yes, एग्जाम्पल sir. लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर मैं बेस को ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, 2 लेते हैं, ठीक है? लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 8 का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, राइट? व्हिच इज ग्रेटर देन 1, राइट? एक नंबर ले जाते हैं, रैंडमली मैं एक नंबर ले जा रहा हूँ 1, राइट? 3 इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो मैं बीच वाले को उड़ा देता हूँ। अरे 3 1 से बड़ा होता है कि नहीं भाई, बताओ? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो मैं Yes, बीच वाले को उड़ा देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ log base 2 8 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? और बेस यहाँ पर 1 से बड़ा है। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे 8 विल बी ग्रेटर देन, ये 2 जाके इसका बेस बन जाएगा 2 टू दी पावर 1। एंड इजंट इट ट्रू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इजंट इट ट्रू? Yes, sir. Yes, Well. sir. बस तो ध्यान रखो। हाँ, ये कब होगा? ऐसा कब होगा? जब बेस है ग्रेटर देन 1 से greater. क्लियर? 1 से greater हो गया. ओके, Yes, तो बेटे sir. इसको लेके खाली एक डोमेन का क्वेश्चन करते हैं जो कि एंट्रेंस के रिलेटेड है, ठीक है? अच्छा सुनो, जो जिनका मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया है, नेट खत्म हो गया था, वीडियो देख लेना लास्ट को, यू कैन क्विट नाउ। बस जिनको एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा दिलचस्प है वो आप रहो, बाकी यू कैन क्विट नाउ, क्योंकि अभी इसके आगे हम कोई ये नहीं पढ़ने वाले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं।
खाली मैं एक डोमेन का क्वेश्चन करूंगा लॉगरिथम को इन्वॉल्व करते हुए। क्लियर? ओके ओके सर। ओके बस ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद छुट्टी। ये लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि आपको देयर इज अ फंक्शन, आपको उसका डोमेन निकालना है, ठीक है। देयर इज अ फंक्शन, यू हैव टू फाइंड इट डोमेन एंड दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल एग्जाम, क्लियर, दिस इज फॉर एंट्रेंस। यस सर। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, नॉट फॉर एग्जाम। तो क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है log बेस 2 ऑफ log बेस 3 ऑफ log बेस 4 x, और ये फंक्शन का मुझे डोमेन निकालना है। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ दोज हु आर प्रेजेंट पे अटेंशन, पे वेरी क्लोज अटेंशन। Yes, sir. ये फंक्शन आप खाली जान लो, मैं ये फंक्शन का बिहेवियर Yes, आपको sir. बता, ये फंक्शन का मैं खाली आपको बिहेवियर बताता हूँ। अंदर पहले एक लॉगरिथम फंक्शन है, देख रहे हो, log बेस 4x, ये अंदर वाला फंक्शन है। तो आप जो इनपुट x दोगे ना बेटे, आप जो इनपुट x दोगे ना बेटे, पहले ये खाएगा, ये 12th क्लास में इसके बारे में और जोर से चर्चा होगा। पहले ये खाएगा, ये log वाला खाएगा, ठीक है ना, खा के कुछ निकालेगा, और ये जो निकालेगा उसको ये log खाएगा, ये जो Yes. निकालेगा इसको ये log खाएगा, और फाइनली ये बाहर वाला log जो आंसर देगा दैट इज द आउटपुट ऑफ योर फंक्शन। मतलब अंदर अंदर ऐसा होता है, अंदर 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 ऐसा होता है, जैसे a प्लस जी में होता है ना, बताया था। क्लियर? तो छोड़ो उसको। यस सर। यस। हाँ, तो इसका डोमेन, लेकिन इसका डोमेन निकालने से पहले मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था कि लॉगरिथम फंक्शन में उसका डोमेन, लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटे? ग्रेटर देन 0, इजंट इट? आप यस सर। 0 का लॉग अनडिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर का लॉग भी अनडिफाइंड होता है, तो जिसका लॉग निकालो दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज आंसर विल बी अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स का आउटपुट को डिफाइंड होने के लिए पहला बात ये चीज को क्या होना पड़ेगा भाई? पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट? नहीं तो ये लॉग Yes, क्या yes, देगा sir. भाई? आउटपुट अनडिफाइंड देगा। एवरीबॉडी गॉट इट? तो Yes, that- yes, sir. Yes, Yes. sir. that means log base 3 log base 4x, this has to be what? greater than 0। अगर सर, ये पहले नंबर तो हाँ, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं बाहर से जाएगा, बाहर से जाएंगे, लास्ट को ये बंदा खाता है ना, यही बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है भाई। ये कुछ नहीं, ये सब अंदर अंदर करते आ रहे हैं, लास्ट को ये बेटे ये प्राइम मिनिस्टर है, ये जो खा के लास्ट को देगा वही फाइनल आंसर है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसको जो खिला रहे हो ना ये पूरा चीज, ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए, पहला बात। एवरीबॉडी गॉट इट सो फार? यस सर। ओके Yes, sir. बेटे, अभी देखो बेटे, आप एक चीज देखो बेटे, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक बॉक्स में रख लेता हूँ, और आप देखो ये जो लॉग है इसका जो बेस है दैट इज ग्रेटर देन 1, राइट? बेस ग्रेटर देन 1, राइट? यस सर। और अभी मैंने बताया था कि अगर इफ log x इज ग्रेटर देन b एंड अगर a एक ग्रेटर देन 1 वाला नंबर होता है तो x क्या हो जाता है? ग्रेटर देन a टू दी पावर b, है ना? यस सर। इसका मतलब ये जो चीज है log बेस 4x दैट विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 3 टू दी पावर 0। व्हाट अबाउट द अदर्स? एवरीबॉडी गॉट इट? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तब इसका मतलब log 4x इज ग्रेटर देन 1, 3 टू दी पावर 0 इज 1। अब देखो बेटे, ये जो न्यू लॉगरिथम हुआ, ये न्यू लॉगरिथम में ये जो बेस है वो क्या है बेटे? ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर भी वही होगा, तो x क्या होगा? ग्रेटर देन 4 टू दी पावर 1। क्लियर? यस सर। तो फाइनली द x which is the input of this function that has to be greater than 4। तो क्या डोमेन निकल के आया? x is the input, तो इनपुट को 4 से बड़ा Yes, होना sir. चाहिए। अगर इनपुट, अगर देखो बेटे, अगर x का वैल्यू 4 से छोटा हो जाएगा तो महापाप हो जाएगा, ये फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये चीज नेगेटिव 0 या फिर नेगेटिव हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? So, यस सर। तो डोमेन क्या होगा बेटे? 4 टू इंफिनिटी। सर आप जो लिखते हो सर ग्रेटर देन
टू द पावर 0 सर, वो तो 1 होता है। ग्रेटर देन, सर 3 टू द पावर 0, हाँ 1 लिखा हुआ। उसके ऊपर तो लिखे थे ग्रेटर देन 0। हाँ, क्योंकि शुरुआत में दिस हैज टू बी पॉजिटिव नंबर, राइट। ये नंबर पॉजिटिव नहीं Yes, होगा sir. तो ये लॉग का आंसर डिफाइंड कैसे आएगा? दिस हैज टू बी पॉजिटिव नंबर, इजंट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर? यस तो जल्दी जल्दी पूछ लो। देखो देखो, सुनो मेरे बात, लिसन। शुरुआत करोगे बाहर वाला लॉग से। क्लियर? एवरीबॉडी लिसनिंग? शुरुआत किधर से करोगे? यस सर। यस सर। हाँ, नारियल फोड़ोगे बाहर वाला लॉग से, नारियल फोड़ा जाएगा बाहर वाला लॉग से। तो ये फंक्शन का आउटपुट डिफाइंड होने के लिए पहला बात है कि ये चीज को एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। काहे कि अगर ये चीज अगर नेगेटिव या फिर जीरो हुआ, उसका ये जो बाहर जो लॉग बैठा है वो क्या आउटपुट देगा? अनडिफाइंड आउटपुट देगा। दैट इज व्हाई मैं लिखा क्या, दिस होल थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्लियर एवरीबॉडी सो फार? यस सर। हाँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना ये लॉग, ये थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ये दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग व्हाटएवर, सम नंबर। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, दिस सम नंबर। यस सर। आप इसका लॉग ले रहे हो, बेस 3 है और बेस यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। मैंने बताया था लॉग बेस है x अगर ग्रेटर देन b है, और अगर बेस अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो x वही ग्रेटर देन रहेगा, खाली ये जाके b का बेस हो जाएगा। विल बी ग्रेटर x ग्रेटर देन a टू द पावर b। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। तो इसका मतलब ये जो नंबर है दिस नंबर विल बी व्हाट? ग्रेटर देन सर 3 जाके 0 का बेस हो जाएगा, e टू द पावर 0। हेलो सर। हाँ यस, सर जो log AX है हाँ सर, उसमें जो है ना सर log 3 फिर लिखे हैं log 4x। सर जो 3 जाके राइट साइड में सर 3 टू द पावर 0 हो गया। हाँ इधर हाँ ये सर सर हाँ। वहाँ पर x का वैल्यू क्या है? एक से धीरे धीरे जा रहे हैं बा, लूडू धीरे धीरे आ रहे हैं, एक एक करके गुत्थी खोलते जा रहे हैं, एक एक करके गुत्थी खोलते यस जा सर। रहे हैं। यस सर। हैं? देखो सुनो बेटे, मेरे बात Yes, sir, सुनो, yes, sir. मेरे बात सुनो। आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बताए? आप ना इसको कुछ और समझ रहे हो। भाई एक नंबर ही है, दिस इज अ नंबर। एक बाहर जो लॉग बैठा है ना बेटे, सम नंबर का लॉग निकाल रहे हैं 2 को बेस रख के, और ये नंबर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो पाप हो जाएगा, नहीं तो ये लॉग क्या देगा? आउटपुट अनडिफाइंड देगा। ठीक है, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। और ये फॉर्मूला Yes, भी sir. अप्लाई होगा कि बेस का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो बेटा अगर log x अगर ग्रेटर देन b है तो x क्या हो जाएगा? a इधर जाके b का बेस बन जाएगा और ये चीज वही का वही रह जाएगा। क्लियर? जब बेस ग्रेटर Yes, देन sir. 1 हुआ तो इधर बेस ग्रेटर देन 1 है तो गया 0 का बेस बन गया। सो दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0। क्लियर? 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटे क्लियरली, बेस इज 4 विच इज ग्रेटर देन 1, तो बेटे x क्या हो जाएगा? 4 जाके 1 का बेस बन जाएगा। एवरीबॉडी गॉट? यस सर। डोंट वरी अबाउट इट। Yes, sir, yes, sir. लिसन, डोंट वरी अबाउट इट। यस अगर इतने बार भी समझाने के बावजूद आपको ये समझ में नहीं आया तो बेटे कभी भी जिंदगी में IIT एग्जाम मत देना। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, 1000 रुपया आपका वेस्ट हो जाएगा। अभी कितना हो जा रहा है? 1500-1600 रुपया शायद हो गया होगा IIT ये। अगर ये सवाल को मैंने 10 बार समझाने के बाद भी आपको डाउट रह रहा है तो बिल्कुल 1500 रुपया वेस्ट मत करना पेरेंट्स का। वही 1500 रुपया में आप कुछ मतलब BSc का फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि अननेसेसरीली, क्योंकि एंट्रेंस में ये सबसे बेसिक सा चीज़ है, इसको समझना। अगर ये समझ गए तो आगे डिफरेंट चीज़ें करते जाओगे। क्लियर? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर स्कूल एग्जाम। अच्छा, इज फॉर एंट्रेंस एग्जाम ओनली। कितनों को समझ में आ गया? हाँ, देबू और यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस मच फॉर टुडे। तो कल मिलते हैं सुबह का क्लास 8 बजे। ठीक है, चलो।